14 फरवरी 2025 शाम 6 बजे ओडिशा की KIIT यूनिवर्सिटी में एनुअल फेस्ट शुरू हुआ। 3 दिन चलने वाले इस फेस्ट में जहां एक तरफ बड़े बड़े सितारे KIIT के कैंपस में परफॉर्म कर रहे थे और सारे स्टूडेंट्स उसी माहौल में डूबे थे, वहीं 16 फरवरी 2025 की दोपहर 3 बजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल QCF में रहने वाली नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लामसाल अपने रूम में डेड पाई गई। और इसी के बाद से कॉलेज का माहौल इस कदर बदला, वहाँ के नेपाली स्टूडेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं था। प्रकृति की मौत की खबर जैसे ही चारों तरफ फैलने लगी तो अथॉरिटीज ने लड़कियों को हॉस्टल में लॉक कर बाहर जाने से रोक लिया। लेकिन प्रकृति के दोस्तों ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे गर्ल्स हॉस्टल में सभी स्टूडेंट्स का खून खौल उठा, क्योंकि यह खबर सामने आई कि प्रकृति की मौत का जिम्मेदार उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहा 3rd ईयर का मैकेनिकल स्टूडेंट आद्विक श्रीवास्तव है। आद्विक और प्रकृति काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में थे, लेकिन पिछले साल 2024 की नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे, जो प्रकृति के भेजे गए इस मेल से कंफर्म होता है। उन दोनों के बीच ब्रेकअप कई महीने पहले हो चुका था और प्रकृति ने 4 हफ्ते पहले ही IRO ऑफिस में आद्विक के अगेंस्ट हैरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल की थी। IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहां वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकते हैं। और यहाँ हम किसी छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कई प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, जहाँ 65 कंट्रीज से हज़ारों स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कि कॉलेज की इमेज बचाने के लिए IRO ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर की होती तो आज प्रकृति जिंदा होती। इसी बात का गुस्सा वहाँ के स्टूडेंट्स में फूट पड़ा और उन्होंने IRO ऑफिसर गौतम नायक को कन्फ्रंट कर सच्चाई जानने की कोशिश की। आपने उसको पहले से कॉल किया, बोलना नहीं चाहिए था ना। वो तो मर गई ना, वो आगे बोलेगी कि मैंने लेटर दिया है, वो आगे बोलेगी। लड़का का बुलाइए, नहीं लड़का क्या चाहिए, लड़का का बात करें, लड़का ही उनकी शिकायत थी कि प्रकृति की कंप्लेंट पर भी एक्यूज्ड के पेरेंट्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया और ना ही कुछ भी राइटिंग में लिया गया। और इसी बीच खबर आती है कि आद्विक फ्लाइट बुक कर भुवनेश्वर से भागने की फिराक में है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस की एक टीम आद्विक को एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेती है। गौर फरमाने वाली बात यह थी कि आद्विक के पास मिले बोर्डिंग पास में बुकिंग टाइम जो मेंशन है वो है 16 फरवरी दोपहर 1:47 का, यानी प्रकृति की लाश मिलने से लगभग सवा घंटे पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी। प्रकृति के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी अपनी बेटी से आखिरी बार बात उसी दिन दोपहर 1:51 पर हुई थी। उसकी किसी भी बात से यह नहीं लग रहा था कि वो परेशान या किसी बात से तनाव में थी। वहाँ मौजूद फीमेल स्टूडेंट्स जो इस पूरी घटना की आई विटनेस थी, उन्होंने बताया कि जिस स्टेट में प्रकृति की बॉडी पाई गई उससे एक हद तक यह जाहिर होता है कि यह एक प्री प्लान मर्डर है। इन्हीं सब बातों से कॉलेज की स्टूडेंट्स को लगने लगा कि प्रकृति की मौत एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिसे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लखनऊ का रहने वाला आद्विक श्रीवास्तव एक रिच स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड की फैमिली से बिलोंग करता है। यह एक ऐसा बिगड़ैल अमीरजादा है जिसके लिए कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि वो एक अड्डा है जहां वो शराब, पार्टी और मनचाही अय्याशी को अंजाम देता है। आद्विक की 2 मिनट 33 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें यह प्रकृति को भद्दी गालियां देते हुए बेहद घटिया लहजे में बात करता है और काफी भला बुरा भी बोलता है। गांड मेरे मुंह मत लग मादर, सुन मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, रंडी साली जब आती माँ दादी चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया साली रंडी कुतियो। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादर चोद यहाँ से। अजय प्लीज माफ कर दो। बोल तू रंडी मादर चोद।
है आंटी। साली कुतिया, साली मादर चोद। क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। बंदे की बच्ची, मैंने क्या स्टार्ट किया? बोलना मादर चोद, मादर एक से बड़ा मुंह चलता तेरा रंडियों की तरह। पट 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 कॉल करने लगता है बहन की लोड़ी, सिर्फ इसलिए कॉल। मादर चोद सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। मादर चोद साली, तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, झाट तेरे कुछ नहीं अकल में आया, झाट तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान चोद रही थी बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, लाने कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती है, हक देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? मुझे कॉल ही रहा क्या कर रहा पे। मादर चोद, वही तो मेरी गलती जो कर दिया था साली वही तो, रंडी। अपनी गलती मान और निकल। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने, माँ चोदाई। माफी मांग गया, मैंने कुछ नहीं किया। रंडी रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई। रंडी रोना मत कर यार। तूने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। हाँ। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था, तब मैंने बोला नहीं आद्विक, मदन का क्या कुछ मतलब नहीं है। बोला? मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की। तेरे से अपनी गलती नहीं मानी जा रही तूने, माँ चोदाई। माफी मांग गया आद्विक, मैंने कुछ नहीं किया। रंडी रोना बंद कर, चीज को समझ, निकल यहाँ से। बता क्या किया था मैंने, बता जल्दी बोल भाई। रंडी रोना मत कर यार। तूने पूछा, मैंने बोला कि दीपक वाले मोमोज लेके आई। तूने बोला कि मदन की याद आ रही थी इसलिए गई। क्यों बोला आद्विक? शुरू में भी मैंने बोला था ना, तू मदन मदन कर रहा था, तब मैंने बोला नहीं आद्विक, मदन का क्या कुछ मतलब नहीं है। बोला? मुझे नहीं पता, कुछ बोला था मदन की याद आ रही है, ये बोला था बोला था तूने। मादर चोद। हाँ, दीपक तूने की मोमोज बोला वाली बात था। के बाद ही बोला था बस। उससे पहले, सबसे पहले कॉल उठाते ही बोला था मदन की याद आ रही है, बोला था तूने। हाँ शायद बोला था, बट जो भी है देखो, जब तुमसे दीपक वाली मोमो की बात आई प्रकृति, देखो श्वेता वाली चीज को लेकर रांड साली तो अभी तक रंडी रोना करती है, जो मैंने एक बार गुस्से में बोला था। और तू कल अगर गुस्से में मदन मदन कर सकती, तेरे से मैं आज नहीं बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता क्या? खुद याद कर, कल रात को सोते सोते जगा के तूने उठा के टॉन्ट बोलना शुरू कर देना, श्वेता को लेके अच्छा, ये, उसका श्वेता को रिवेंज ले रहे थे, ठीक है लो आते। भाई रिवेंज की बात नहीं प्रकृति, मैं तुम्हें एक लॉजिकली चीज समझा रहा हूँ। तुम श्वेता वाली चीज को लेके 2-3 हफ्तों तक रंडी रोना कर सकती हो, टॉन्ट मार सकती मैं हो। सेम क्वेश्चन चीज पूछ बोलूं तुझे कि तूने ये क्या था तो मैं भी ये करे, तो मुझे तो कितना गाली सुनाता, कितना गाली देता है तू मुझे। प्रकृति, मैं तुम्हें सेम चीज, देख मैं करूँ तो गलत, मैं ना मेरे करूँ तो भी गलत। मुंह मतलब कुतिया, मैं तेरी माँ चोदूंगा, मैं सच बता रहा। रंडी कहीं की सेम चीज नहीं है, अलग है। तो भाई मिर्च मसाला रंडी की बच्ची, मेरे मुंह मतलब बार बार कह रहा हूँ। आद्विक के दोस्त का यह ऑडियो भी लीक हुआ है, जिसमें यह साफ होता है कि प्रकृति इसके साथ कितने टॉक्सिक और एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। We tried to stop the girl. We went and spoke, and then again she got back with him. Then he manipulated her not to be friends with us anymore. So she it was all a scheme, and we don't know about the scheme. And then he broke her nose also last year. We tried to complain. We went everywhere, but nothing happened. And I was friends with the girl also. पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज आद्विक को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद हालात और बिगड़ने वाले थे, क्योंकि सच छुपाने के लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो खेल रच रहा था वो वहाँ के स्टूडेंट्स को साफ नज़र आने लगा था। और इसी वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में सच और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की, जिसके चलते उसी दिन शाम को वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे। और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। लेकिन स्टूडेंट्स के बीच यह बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया था, क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने बॉडी को KIMS हॉस्पिटल भेज दिया था, जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और इन सब की गवाह उस वक्त वहाँ मौजूद गर्ल स्टूडेंट थीं। इतना ही नहीं, ना कॉलेज स्टाफ ने इमीडिएट पुलिस को इन्फॉर्म किया और ना ही प्रकृति की फैमिली को। उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए प्रकृति के फ़ोन, लैपटॉप और डायरी को वहाँ से हटा दिया गया। इसलिए जब पुलिस वहाँ पहुँची तो स्टूडेंट्स ने वहाँ पुलिस से क्राइम सीन को खोलकर उन्हें प्रकृति के लैपटॉप, फ़ोन और डायरी दिखाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस का दिया गया हुआ जवाब उन्हें अनसेटिस्फैक्टरी लगा। सुबह हमारा साइंटिफिक टीम आएगा
साइंटिफिक टीम, फोटोग्राफर्स, उसके सामने हमारा रूम को आप देख सकते हैं। अभी रूम नहीं खोल सकते हैं। स्टूडेंट अश्योरिटी चाहते थे कि अगर क्राइम सीन से छेड़खानी नहीं की गई तो किसी एक स्टूडेंट को रूम खोलकर प्रकृति का फोन और लैपटॉप दिखा दें। Stand right now in front of us. We will go. They are lying. They are lying. They are lying. They are changing their points every second. Laptop is there or not? उनकी यह डिमांड इसलिए थी क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने हॉस्टल की लड़कियों के सामने पुलिस से यह कहा था कि रूम में कोई फ़ोन नहीं है। पुलिस की कही हर एक बात उन्हें इसलिए झूठ और कवर अप लगने लगी क्योंकि जिस फॉरेंसिक टीम की आने की बात पुलिस कर रही थी उनके आने तक क्राइम सीन को एक मैंडेटरी प्रोसेस के तहत सील नहीं किया गया था। स्टूडेंट्स को लगने लगा कि आरजीकर की तरह यह मामला भी दबा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी वही पैटर्न साफ नज़र आ रहा था। इसलिए प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी रात चलता रहा तो स्टूडेंट्स को शांत कराने के लिए कॉलेज के फाउंडर अच्युत नंदा समानता को खुद आना पड़ा। आराम से जाओ बच्चे लोग, आराम से जाओ, ये करो, ऐसे मत करो। वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे लेकिन जिस इंसाफ के लिए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे वो उसे लिए बिना वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच भीड़भाड़ बढ़ने और धक्का मुक्की के चलते फाउंडर जमीन पर गिर पड़े। धक्का भीड़भाड़ का था या फिर इंटेंशनल था ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इस बात का फ़ायदा एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी ने पूरी तरह उठाया और सिचुएशन को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया। कॉलेज की फैकल्टी फाउंडर समानता को भगवान की तरह पूछती है। ऊपर से KIIT के स्टाफ ने यह अफवाह उड़ा दी कि नेपाली स्टूडेंट्स ने फाउंडर के साथ मारपीट की है, जिसके बाद सिचुएशन काफ़ी एग्रेसिव हो गई। जहां एक तरफ कॉलेज की सिक्योरिटी ने प्रोटेस्ट कर रहे सभी मेल स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, वहीं गर्ल्स हॉस्टल में फीमेल फैकल्टी ने नेपाली गर्ल्स स्टूडेंट्स को धमकाना शुरू कर दिया। छोड़ो तुम्हारे पैसे। चलो 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। यह स्टेटमेंट देने वाली कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मंजुषा पांडे और गर्ल्स हॉस्टल एंड स्टूडेंट्स अफेयर की जॉइंट डायरेक्टर जयंती नाथ थी, और जिस शख्स की वो बात कर रही हैं वो कॉलेज के फाउंडर अच्युत नंदा समानता है, जो किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू 40,000 गरीब बच्चों को खाना और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इस कंटेक्स्ट में इन दोनों ने नेपाली स्टूडेंट्स को ऐसा बेहुदा कमेंट पास किया था। यह सब 17 तारीख की सुबह 7 बजे शुरू हुआ। एक तरफ जहां स्टूडेंट्स को धमकाया और मारा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फेस्ट की सक्सेस दिखा रहा था। इसके बाद सुबह 8 बजे कॉलेज नोटिस जारी कर सभी नेपाली स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी खाली कर देने का ऑर्डर देती है, जिसके चलते 3 इंटरनेशनल हॉस्टल में वार्डन और डीन दाखिल होते हैं, जिनके साथ कॉलेज सिक्योरिटी, बाहर से बुलाए गए गुंडे और जिम ट्रेनर तक शामिल थे। वार्डन के पास उन सभी रूम नंबर्स की लिस्ट थी जहां नेपाली स्टूडेंट्स रहते थे, और उन्हीं कमरों में ज़बरदस्ती घुसकर नेपाली स्टूडेंट्स को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शॉकिंगली इसमें प्रोफेसर्स भी पीछे नहीं रहे और बच्चों पर हाथ छोड़ने के बाद प्राउडली सेल्फी तक लेते देखे गए। सभी नेपाली स्टूडेंट्स को अपना सामान पैक कर तुरंत यूनिवर्सिटी छोड़ देने की धमकी दी गई। बच्चों को इस कदर पीटा गया कि किसी के पेट में सूजन आ गई, किसी की बॉडी सुन्न पड़ गई और कई स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट्स में भी चोट लग गई। और यह सब होते हुए डीन और वार्डन शेमलेसली देख रहे थे। हॉस्टल के अंदर की गई मारपीट की वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंट से वार्डन और सिक्योरिटी स्टाफ ज़बरदस्ती उनका फ़ोन छीनकर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लीड करवा रहे थे।
यह पूरी घटना सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद ये दहशत, ये दर्द झेला है। यह सभी स्टूडेंट्स अपने आप को इस कदर बेबस महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस वार्डन स्टाफ से वो रोज़ सुबह मिलकर मुस्कुराते थे, आज वही उन्हें बेरहमी से मारने में तुले हुए थे। किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद उन्होंने लगभग 800 नेपाली स्टूडेंट्स को बस में भरकर कटक, भुवनेश्वर और अलग-अलग जगहों पर भेज दिया, ताकि ये स्टूडेंट्स इकट्ठा ना हो पाएँ। 17 तारीख को नेपाली स्टूडेंट्स अलग-अलग जगहों पर हेल्पलेसली भटकते रहे। ना उनके पास खाना था, ना घर वापस जाने के लिए टिकट के पैसे। कई स्टूडेंट्स तो नंगे पैर ही कॉलेज से भगा दिए गए। अपने देश से इतनी दूर आए ये स्टूडेंट, जिनसे कॉलेज 25-25 लाख की फीस लेता है, आज उन्हें वो ऐसा दिन दिखा रहा था। इन सब के बावजूद अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की बजाय कॉलेज अथॉरिटीज़ ने उन्हीं गलतियों पर पर्दा डालने के लिए फ़ौरन यू टर्न ले लिया। जब यह खबर नेशनल इशू बन नेपाल एम्बेसी तक पहुंच गई, जिसके चलते नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑफिसर तुरंत रवाना कर दिए। इसलिए यह दिखाने के लिए कि सिचुएशन कंट्रोल में है, कॉलेज अथॉरिटीज़ ने हिपोक्रेसी की लिमिट क्रॉस कर दी। जिस कॉलेज ने 17 तारीख की सुबह कॉलेज नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल इवैक्यूएट करने का नोटिस दिया था, वही कॉलेज उसी दिन देर रात को लेटर ऑफ अपील जारी कर सारे स्टूडेंट्स को वापस आने की अपील करता है और यह कहता है कि सभी स्टूडेंट्स ने अपनी मर्जी से कॉलेज कैंपस छोड़कर गए हैं, ना ही उन्हें निकाला गया है, और साथ ही अपने कॉलेज के ट्विटर हैंडल से नेपाली स्टूडेंट्स के रिटर्न के लिए 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम सेटअप करने का ड्रामा रचा। उसी रात 11 बजे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस और वार्डन से अनाउंसमेंट करवा स्टूडेंट्स से कोऑपरेट कर कॉलेज वापस चलने की अपील भी की। हम लोग ना जाने दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, लात मार के निकाल दिए और यहाँ तक हम लोग पीछा कर रहे हैं। अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे हम लोग के साथ, तो हम लोग वीडियो करके अपने कंट्री में भेज देंगे। उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ था उससे वो डरे सहमे थे, इसलिए उन्हें वापस ले जाने के लिए किसी को प्लेसमेंट तो किसी को 2500 रुपये से खरीदने की कोशिश की गई। जो गर्ल स्टूडेंट वापस गई भी तो उनसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म साइन करने को कहा गया, जिसमें मेंशन 4 पॉइंट्स में यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो करना, फ्यूचर में किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होना और किसी भी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी को रिपीट ना करना, और यूनिवर्सिटी में वापस लौटने के लिए उन्हें रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट को मेंशन किया गया। इन सभी पॉइंट से ऐसा शो किया जा रहा था कि जैसे बच्चों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और अपनी गलती मनवा वो कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भविष्य में इसे रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए कॉलेज ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को सुना जाए। लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था, इसलिए डैमेज कंट्रोल करना और आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 18 फरवरी को फॉलोअप नोटिस रिलीज़ की गई, जिसमें 2 सिक्योरिटी स्टाफ का टर्मिनेशन और 2 सीनियर हॉस्टल ऑफिशियल्स और 1 IRO ऑफिसर को सस्पेंड करने का कवर अप करने का खेल रचा गया। इसके बाद लेटर ऑफ अपोलॉजी के साथ अपमानजनक कमेंट करने वाली दोनों फीमेल स्टाफ की अपोलॉजी वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended harm to the sentiments of anyone. गौर करने वाली बात तो यह थी कि इन सब में कहीं भी स्टूडेंट्स के साथ किए गए असॉल्ट का जिक्र नहीं किया गया और ना ही कोई जिम्मेदारी ली गई। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए 2 मिनट का मौन रखने वाली फ़ोटो ज़रूर डाल दी गई, जिसे लोगों ने पूरी तरह फेक और एक नाटक और घड़ियाली आंसू बताया। 18 फरवरी को शाम स्टूडेंट्स कैंडल मार्च कर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे,
तो लोकल पार्टी के कार्यकर्ता ने मौके का फ़ायदा उठाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कुछ पॉलिटिकल पार्टी का पता नहीं कौन कौन नेता लोग आके हम लोग को ज्वाइन कर लिया था। एकदम से बात करते करते वो लोग क्या किया ना, मतलब किट का आई लव किट बोल के एक बड़ा सा साइन है हम लोग के एकदम मेन गेट पे, उसको गमला मार के तोड़ने लगा। हम लोग इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, इनको हम लोग जानते भी, इन लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। इस तोड़फोड़ में भले ही किसी भी कॉलेज स्टूडेंट का हाथ नहीं था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल असली मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा सकता था। नेपाली स्टूडेंट्स ने कई पॉइंट्स में कॉलेज अथॉरिटीज़ के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं, जिसमें प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, इस नेग्लिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आईआरओ ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन, उन पर किए गए फिजिकल असॉल्ट और डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क की अकाउंटेबिलिटी और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन और सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ करने की मांग शामिल है। हालांकि इसके रिस्पांस में अथॉरिटीज़ ने कुछ भी रिटर्न में देने से मना कर दिया है। उल्टा यह कह दिया है कि तुम लोग का प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जिनकी आवाज़ को दबाने और कुचलने की सारी कोशिशें की गईं। इसके बाद भी वो बिना किसी से डरे सारा सच हम तक लेकर आए, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत का सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल है जो पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के आगे सच्चाई को दबा देती है। KIIT जैसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो दुनिया भर के स्टूडेंट्स की सुरक्षा और शिक्षा का वादा करता है, आज उसी ने अपने छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है। KIIT जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना घर कहकर बुलाता है, क्या यह वही घर है जो अपने ही छात्रों को रात के अंधेरे में बिना पैसे, बिना खाना और बिना किसी आश्रय के यूं ही सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देता है? जो कॉलेज उनका सेकंड होम होना चाहिए था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुछ स्टूडेंट्स अभी तक शॉक में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ वो सच था या कोई बुरा सपना। हम सच के सामने आने की उम्मीद तो करते हैं, पर डर इस बात का भी है कि हर कहानी की तरह इस मुद्दे से भी दुनिया आगे बढ़ जाएगी। न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस बदल जाएंगी और हर बार की तरह KIIT इस बार भी अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा देगी। पर आप इस केस को दबने ना दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रकृति के इंसाफ की मांग करें। धन्यवाद। नेपाली विद्यार्थीलाई न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे, नेपाली विद्यार्थीलाई